सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए क्यूट रोमांटिक मूवी लेकर के जिसका नाम है नेवर गॉन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यूसन को दिखाया जाता है जो काफ़ी देर से किसी को ढूंढ रही होती है। वो किसको ढूंढ रही होती है और उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। वो जिस साल में किसी को ढूंढ रही होती है वो साल होता है 2015। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है और ये साल होता है 2007। उस टाइम में यूजन के फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखा गया होता है। इसीलिए वो और उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुछ पैसे जमा करते हैं। और इसी साल हमारी यूसुन ने एक हाई स्कूल में ज्वाइन किया होता है। अब वो हाई स्कूल में अच्छी तरह पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहती है, फिर लाइफ में सेटल होना चाहती है और यही उसका सपना है। और इसी चीज़ को उसने अपनी मंजिल बना ली है। यूजुन बस में चढ़कर अपने हाई स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो स्कूल के पहले दिन ही वो एक बहुत ही अमीर स्टूडेंट को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा महंगी बाइक पर आता है। और आते वक्त वो एक पाइप पे गाड़ी को चढ़ा देता है जिसकी वजह से पाइप फट जाता है और उसका सारा पानी यूजुन के ऊपर गिर जाता है। फिर वो अपने बाइक से उतरता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं, हमारे इस मूवी का मेन लीड है और इसका नाम है जैंग, बिल्कुल इसके फेस की तरह। और जितना ज़्यादा ये गुड लुकिंग है उतना ही काफ़ी ज़्यादा अमीर है ये, और पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इतना ही नहीं, जो कॉलेज में स्पोर्ट होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है। और कहा जाए तो ये हर बार टॉप ही करता है हर चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, ही इज़ नंबर 1। इसे काफ़ी लड़कियों ने प्रपोज किया होता है पर वो उन सबको मना कर देता है। फिर सीन वहीं पर आता है जहाँ पर यूजिन जैंग के पास आती है और बोलती है, मुझसे माफ़ी मांगो, तुमने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। वो बोल ही रही थी तभी एक बहुत तेज़ बॉल आती है मगर जैंग उसको पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है, यानी कि झंझना ही जाता है। फिर जैंग उस बॉल को नहीं पकड़ता तो हमारे यूजिन का तो बैंड ही बज जाता है, यानी कि उसकी खोपड़ी फट जाती है यार। तो चलो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और स्टोरी सुनाती हूँ। जैंग के क्लास में जो नाम का एक बहुत ही खास फ्रेंड होता है। उसी तरह जब यूजिन अपने क्लास में जा रही होती है तो अपने सामने इसका नाम मोयो होता है, पता नहीं कैसा नाम है। और यही लड़की यूजिन की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। फिर यूजिन अपने क्लास में एंटर करती है और सबसे पहले यूजिन जैंग के आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब इसी तरीके से रोज़ क्लास चलता रहता है और कई दिनों के बाद दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में सारे लोगों को, यानी कि सारे स्टूडेंट्स को कुछ पेपर दे रही होती है। और ये लड़की क्लास प्रेसिडेंट है जो कि सभी लोगों को उनके टेस्ट पेपर दे रही होती है। इस टेस्ट में तो हमारा हीरो टॉप ही करता है हर बार की तरह, मगर बेचारी हमारी यूजिन को तो हर सब्जेक्ट में, यानी कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके उसको तो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिलता है। उसके कम मार्क्स को देखने के बाद उसके बगल में जो लड़का होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है उस पर। वो लड़का कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, मगर तुम्हारे पेपर को देखकर तो लगता है तुम तो मुझसे भी खराब हो। अब ये सुनने के बाद यूजिन को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जैंग देखने की कोशिश करता है कि यूजिन को कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है। वो कहता है यूजिन को, अगर तुम चाहो तो मेरे नोट्स लेकर पढ़ सकती हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो यूजिन कहती है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्लास ख़त्म होने के बाद जब यूजिन अपने बुक को लेकर के जा रही होती है तो फिर जैन उसके बुक को पकड़ लेता है और उससे मजाक करने लगता है। मजाक करते करते जब जैन उसके बुक को ऊपर करता है तो उसमें से कुछ गिरता है। ये उसकी पर्सनल चीज़ होती है। वो देखने के बाद यूजिन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद तो वो उसे एक चांटा ही लगाकर चली जाती है। फिर वो तो अपने नोट्स को लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। जब जंग का दोस्त आता है तो उस चीज़ को उठाता है। जब उसको फाड़ कर देखता है तो उसमें से पैड निकलता है जिसको देखता है। तब जंग माफ़ी मांगते हुए यूजुन को उसका नोट्स वापस करने की कोशिश करता है और फिर उसकी टेबल पर उसकी बुक को रख देता है। फिर वो उसकी टेबल को हिलाता है ताकि वो उसको नोटिस करे, ताकि वो उसका बुक दे सके, मगर उल्टा वो को उठाती है जिसकी वजह से उसका पैर टेबल के नीचे रह जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। अब क्लास ओवर होता है जिसके बाद यूजिन अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। उसके बाद जैंग अपने दोस्त जोई के साथ आता है। फिर जैंग से कहता है, इसके लंगड़ा कर चलने की वजह तुम ही हो, क्योंकि
तो तुमने इसके पैर को कुचल जो दिया था अपने चेयर से, अब मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम्हें बदले इसका खर्चा देना होगा। और फिर उसे के बाद यूजिन तो उसे अपना एटीएम कार्ड दे देती है। फिर यूजिन वहाँ से चली जाती है, मगर जंग तो काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्त पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो किसी तरीके से उससे बात करना चाहता था, मगर उसके दोस्त ने तो कुछ उल्टा ही कर दिया। फिर जैंग, सोयो और उसके सारे क्लासमेट खाने के लिए कैंटीन में आए हुए होते हैं। इसके बाद तो जोई सभी लोगों से कहता है, यानी कि सारे स्टूडेंट से कहता है कि आज तुम सबके खाने के पैसे तो मैं ही दूंगा। जिसको सुनने के बाद सारे लोग तो ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इस एटीएम कार्ड में जितने भी पैसे हैं, उन सारे पैसों से तुम जो भी चाहो खा सकते हो। फिर थोड़ी देर के बाद जैंग के पास यूजिन की फ्रेंड आती है और बताती है, क्या तुमने यूजिन के सारे एटीएम के पैसे उड़ा दिए? क्या तुम्हें पता है कि उसने कितनी मेहनत से इन पैसों को जमा किया था? उसने ये सारे पैसों को यहाँ के हॉस्टल के खर्चे के लिए जमा किया था। अब वो हॉस्टल का फीस भी नहीं भर पाएगी, और तुम इतने अमीर होने के बाद भी उसके सारे एटीएम के पैसे खर्च कर दिए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? अगर तुम्हें सभी लोगों को ट्रीट देना ही है तो अपने पैसे से दो, ना कि किसी और के पैसों से। ये कहने के बाद यूजिन की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। इसको के बाद जैंग को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है यूजिन के लिए, और वो तय करता है कि वो यूजिन के सारे पैसों को वापस कर देगा। फिर जैंग यूजिन के पास जाता है क्लास में और उसके एटीएम कार्ड को वापस कर देता है। कुछ टाइम के बाद जब जैंग खेल रहा होता है तो उसके पास यूजिन आती है। यूजिन उसके पास आती है और उसके सारे पैसे उसको वापस करती है। यूजिन जैंग से कहती है, तुमने बहुत ज़्यादा पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। मेरे जितने पैसे थे वो मैंने रख लिया, बाकी जो बचा है वो तुम्हारे हैं, इसीलिए मैं नहीं रख सकती। और मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे पैसे हैं, तो प्लीज़ अपना पैसा ले लो। पर जैन उसको कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये पैसे तुम्हारे ही हैं, मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं डाले थे। तभी वहाँ पर क्लास के बाद अकेले में टेरेस पर बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। तब वहाँ पर जैंग आता है और उससे पूछता है, तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रही हो, मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद यूजिन बताती है कि अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ और मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स हैं। मैं अपनी फैमिली की कंडीशन देख करके कोई ट्यूशन भी नहीं रख सकती। बस यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बात बोलने के बाद यूजिन वहाँ से जा रही होती है, मगर तब जैंग कहता है, बस इतनी सी बात थी, प्लीज़ तो लो, मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा, और वो भी सिर्फ एक दिन नहीं, रोज़, तुम जब भी चाहो। अगर तुम चाहो तो क्लास ओवर होने के बाद टेरेस पे आ सकती हो, मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और मैं तुमको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद यूजिन मना ही करने वाली होती है। फिर उसको अपनी फैमिली की कंडीशन के बारे में याद आता है और अपनी स्टडी के बारे में भी, जिसकी वजह से वो हाँ कह देती है। इसके बाद तो यूजिन अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद जैंग के पास आती है और जैंग उसको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जब टेस्ट के रिजल्ट आता है, ये देखने के बाद तो यूजिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि उसने 85 स्कोर जो किया था, यानी कि उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था। फिर जैंग उससे उसका पेपर छीन लेता है और देखता है उसका 85 मार्क्स हैं, यानी कि उसने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है, बिल्कुल एक प्राउड टीचर की तरह। यूजिन और मोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जा रही होती है, क्योंकि यूजिन की फ्रेंड मोई, जो कि जैंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, यानी कि सी लव दिस, एक दिन नहीं होता है, अक्सर ही होता रहता है। अगले दिन यूजिन आता है और पूछता है कि आज यूजिन क्लास क्यों नहीं आई, जिसके बाद मोई उसको बताती है कि मुझे भी उसने ठीक से नहीं बताया, पर उसने सिर्फ इतना बताया कि वो अपने टाउन जा रही है और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद तो जैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो तो पूरा टाइम उसी के बारे में सोच रहा था, यानी कि यूजिन के बारे में सोच रहा था कि उसने, और वो कितने दिन के लिए गई है, अभी भी नहीं आई। वो अगले दिन भी नहीं आती है और उसके अगले दिन भी, यानी कि वो कुछ दिन तक आती ही नहीं है। मगर कुछ दिनों के बाद मोई यूजिन की जगह पर आती है और बैठ जाती है। तो फिर जैंग उससे पूछता है कि तुम यूजिन की जगह पर आके क्यों बैठ गई हो, तो मोई उसको बताती है, यूजिन हॉस्टल में आ चुकी है, मगर वो क्लास क्यों नहीं आती मुझे पता नहीं है। जिसको सुनने के बाद जैंग तो भाग करके हॉस्टल के अंदर जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। जब यूजिन दरवाज़ा खोलती है तो जैन पूछता है
कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। पहले तो तुम पता, क्या मैंने तुम्हें कुछ गलती कह दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद ह्यूजिन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस यहाँ से जाओ और याद रखना अब से मुझसे मिलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मगर सैंग को किसी तरीके से पता चल जाता है कि ह्यूजिन के हाथ पर एक काले कलर का कार्ड होता है और इस कार्ड का मतलब होता है कि ह्यूजिन के फादर की अब डेथ हो चुकी है, जिसको जैन भी समझ जाता है। फिर सैंग, फिर ह्यूजिन दूर हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये बोलने के बाद वो ग्राउंड में काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है और उसके पीछे ह्यूजिन भी ह्यूजिन भी अपने पापा के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है और रोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद तो सैंग भी उसको छोड़ देता है ताकि वो रो करके अपना दुख कुछ कम कर सके। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें हाई स्कूल का फेयरवेल होता है, यानी कि अब हाई स्कूल खत्म होने वाला होता है और सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक छोटी सी पार्टी अनाउंस किया होता है और वो सब पार्टी में खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। उस पार्टी में सैंग भी आया होता है और वो जब यूजिन चाहता है और सोचता है कि मैं बेकार में ही यूजिन से इतने दिन से बात नहीं कर रहा था और वो सोचता है कि आज तो मैं किसी तरीके से मैं उससे बात करके ही रहूँगा और उससे माफ़ी मांग के ही रहूँगा। और दूसरी तरफ यूजिन भी सोच रही होती है कि जैंग उससे बात करने के लिए ज़रूर आएगा। तभी जैंग वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, यूजिन क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। इसके बाद तो यूजिन भी उसको हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी पार्टी में सो और मो भी डांस कर रहे होते हैं और अचानक वहाँ पर पावर कट जाता है, यानी कि लाइट चली जाती है और इसी बहाने और देती है, यानी कि उससे अपना लव कन्फ्रेंस कर। फिर जब जैंग यूजिन को किस करने के लिए होता है मगर तभी पावर आ जाता है, यानी कि लाइट आ जाता है और ये सीन उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जिसके बाद तो यूजिन वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे जैंग भी आ जाता है ताकि उससे बात कर सके। फिर जैंग जब यूजिन के पास आता है तो वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जैंग यूजिन से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, हम दोनों एक अलग लाइफ स्टार्ट करेंगे। तुम जानती हो मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ मगर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये सुनने के बाद यूजिन को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो जैंग को क्या जवाब दे, क्योंकि जैंग तो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। अगर वो उसको तुरंत हाँ कह देगी तो फिर जैंग उसके बारे में क्या कहेगा। ये सोचकर वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उसको किस करके वहाँ से चली जाती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। यूजिन के किस करने के बाद जब वो वहाँ से चली जाती है तो जैंग तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यूजिन ने तो उसको हाँ कह दिया है, यानी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मगर जब यूजिन जा रही होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसने तो तय कर लिया था कि वो कभी भी अपनी लाइफ में अब यूजिन से कभी नहीं मिलेगी। मगर उसने तो, जब साल 2009 था, यूजिन एक सिटी में लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और वहाँ पर जुआ नाम का एक लड़का होता है जो यूजिन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने लगता है, यानी कि वो उसको पसंद करने लगता है। वो दोनों हमेशा अपने कामों को शेयर करा करते थे और इसीलिए उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन गया था। और ऐसे ही हमेशा की तरह बाहर बैठी होती है तो उसको लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। जब वो बाहर जाती है तो फिर देखती है ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जैंग होता है। जैंग यूजिन से कहता है, मैंने आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल में देखा था, इसके बाद तो मैं तुम्हें कभी देख भी नहीं पाया। तुम तो लगता है मुझे तो लगता है। फिर यूजिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम है या फिर सिर्फ तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। जिसके बाद जैंग कहता है, मैं तो बस यहाँ आपके पास वाले मंदिर जा रहा हूँ, मैं तुमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया हूँ। फिर यूजिन जॉन से उसको फिर यू आती है, जिसके बाद जॉन का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद जैंग तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है और उसको काफ़ी तेज़ गुस्सा आ रहा होता है और जैंग भी बोल देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यूजिन को तुमसे पहले जानता हूँ, तुमसे भी पहले। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ आया हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे मंदिर में। ये सुनने के बाद यूजिन और जॉन तो वहीं पर खड़े रह जाते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी जैंग कहता है कि तुम सब फिक्र मत करो, मेरे पास कार है, हम सब बैठकर उसी में जाएंगे। फिर वो चारों आते हैं
उसके बाद सभी मंदिर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी टेम्पल खासियत होती है। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें और वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं। अगर कोई अपनी विश वहाँ पर लिखता है तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। फिर ज़ेंग भी कुछ लिख रहा होता है मगर छुपा के लिख रहा होता है और ये यूजिन नोटिस कर लेती और ये बात यूजिन नोटिस को देखने लगती है, जिसके बाद ज़ेंग तो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। ज़ेंग अपनी लिखी हुई बात को छुपा रहा होता है। यूजिन सोच रही होती है आखिर ये ऐसा क्या लिख रहा है जो कि दिखा नहीं सकता, मगर यूजिन कुछ नहीं कहती, वो अपना लिख रही होती है। फिर यूजिन ज़ेंग से काफ़ी ज़्यादा बातें कर उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर जुआन को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी होता है और जुआन के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि कैसे उन दोनों की बातों को बंद कर दिया जाए। जुआन के बगल में ज़ेंग की खाते हुए बोलती है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? फिर वो उसको वहाँ से ले जाती है। इधर जुआन इधर ज़ेन यूजिन से फेयरवेल के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। मुझे उस तरीके से क्यों छोड़कर चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुम मुझे अगर पसंद नहीं करती थी तो फिर मुझे किस क्यों की? तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, आखिर मुझे बताओ। यहाँ से जाने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन, जॉन और जैन ड्रिंक करने के लिए बैठे होते हैं। जैन यूजिन को ड्रिंक करने के लिए देता है, जिसको देखने के बाद जॉन भी बोलता है कि इसको ड्रिंक करने के लिए मत दो, मगर तभी जैन बोलता है, प्लीज़ एक बार मेरे लिए ड्रिंक कर देखो। यूजिन पहले तो मान नहीं रही होती है, मगर वो ड्रिंक कर ही लेती है और वो जैसे ही ड्रिंक करती है वो तो नशे में चली जाती है, यानी कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। जुआन यूजिन को काफ़ी ज़्यादा डांट रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। जैन जब ड्रिंक कर रहा होता है तो यूजिन बार बार उसी का नाम ले रही होती है। ये सुनने के बाद जैन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो लगा था कि यूजिन उसको भूल गई है, मगर वो तो उसको अब भी याद है। इसके बाद फिर वो तीनों निकल करके अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर वो जॉन से बातें करने लगती है, लेकिन पिछले दिन नशे में जैन का नाम बरबरा रही थी। इस बात से जॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसकी वजह से वो उसकी बातों को टालने लगता है, यानी कि उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। जॉन तो उससे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, जिसको देखने के बाद यूजिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैन के घर पर चली जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे ड्रिंक मत दो, मगर तुमने मुझे ज़बरदस्ती पिलाया। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इसकी वजह से जॉन मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। इन सभी की गलती की वजह सिर्फ तुम हो। ये सुनने के बाद तो जैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा इतने सालों से इंतज़ार किया है। मैं तो बस एक ही उम्मीद में था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगी। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। मुझे लगा था कि तुम जब मेरे पास आओगी तो मुझे अपना लोगी, मगर तुम कभी भी वापस नहीं आई। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें तो मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, बल्कि उस जवान की फिक्र है। जब मैंने फेयरवेल में तुमको प्रपोज़ किया था और तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था, बल्कि तुम मुझे किस करके वहाँ से भाग गई थी। तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती और इग्नोर करती हो। वहाँ से तुम चली गई हमेशा के लिए और तुमने मुझे पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यूजिन कहती है, छोड़ो मेरा हाथ और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें किया था। मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए था तुम्हें एक थप्पड़ लगा करके। और अब फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं आऊँगी। मगर जॉन तो उसको फोर्सफुली किस करता है, जिसके बाद यूजिन वहाँ से चली जाती है। अब हमें 2 साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है, यानी कि 2011 का सीन दिखाया जाता है। यूजिन की फ्रेंड मोई हॉस्पिटल में एक जॉब कर रही होती है नर्स के रूप में, और उस हॉस्पिटल में एक इंसान एडमिट होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जोई होता है। हाई स्कूल में मोई और जोई ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और रिलेशनशिप में थे, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। मगर 2011 में ये फिर मिलते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और एक दूसरे के फिर से क्लोज हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए अपने होम टाउन में आई होती है। यूजिन की माँ की मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता है, मगर उन अच्छे से ध्यान रखता है। और काफ़ी टाइम के बाद ये तीनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे और ये ज़्यादा हैप्पी होते हैं।
सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ कहीं पर जा रही होती है। वो जा ही रही होती है तभी अपने सामने जैंग को देखती है और वो सोचती है ये फिर इतने साल के बाद मेरे गांव में क्यों आया है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और जैंग कहता है ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचो, मेरी माँ की यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ काम है। फिर इसी तरीके से वो दोनों कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। जैंग यूजिन के घर पे ही उस रात रुका होता है उसकी मॉम और उसके साथ, और यूजिन और जैंग उस रात काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। जैंग यूजिन से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खिलौने, जिसको देखने के बाद जैंग यूजिन से पूछता है क्या तुम लोग बिजनेस करते हो, इस बिजनेस में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। जैंग कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन सारे खिलौनों के बाद जो रकम मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जब वो रकम बताती है तो जैंग तो शॉक रह जाता है और कहता है इतनी कम रकम में तुम इतना सारा काम करती हो, ये आज के लिए तुम काम बंद कर दो और सिर्फ तुम मुझसे बातें करो, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैं तुमसे मिला हूँ। फिर यूजिन जैंग को बोलती है तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस खिलौनों को बनाने के बाद जो भी हमें पैसे मिलता है हमारे घर चलाने के लिए काफ़ी हैं, और ये सारी बातें तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएंगी। ये बातें बोलने के बाद यूजिन वहाँ से चली जाती है, मगर जैंग वहीं पर बैठे रहता है और वो पूरी रात सोता नहीं है बल्कि बाकी सारे खिलौनों को बना रहा होता है। और वो जो काम को अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया था वो यूजिन के लिए वो सारा काम करना चाहता है। अब अगले दिन जैंग होता है तो वहाँ पर यूजिन आती है और उसको चुपके से देख रही होती है। फिर अगला दिन आता है, जैंग तो काफ़ी ज़्यादा थका होता है इसलिए वो बाहर में ही सो जाता है। फिर यूजिन उसके पास आती है, फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कल रात नींद नहीं आया। फिर जैंग उसको खिलौना देते हुए कहता है कि ये लो, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। उस खिलौनों को देखने के बाद यूजिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अब समझ में आया तुम पूरी रात सोए क्यों नहीं थे। फिर वो उसकी गलतियाँ बताने लगती हैं कि तुमने इसके कान को ठीक से बनाया नहीं है, जिस बात को बोलने के बाद वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं उस कान को देख करके। फिर यूजिन जैंग को देखती है, उसके हाथों से खून निकल रहा था क्योंकि वो तारों का जब काम कर रहा था तो उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चुभ चुका था। फिर यूजिन जैंग का हाथ पकड़ लेती है और सोचती है ये इतना अमीर होने के बावजूद मेरी मदद करने के लिए इतनी दूर आया और साथ में मेरे लिए ये सब कर रहा है। अब यूजिन को तो समझ में ही आ गया होता है कि वो उससे वाकई में प्यार करता है। जिसके बाद जैंग यूजिन से पूछता है कि तुम बीजिंग में क्यों नहीं जॉब कर लेती हो, अगर तुम वहाँ पर आओगी और अप्लाई करोगी तो तुम्हें तुरंत जॉब मिल जाएगा, उसके बाद हम दोनों साथ रह सकते हैं। अगर तुम ना भी आना चाहो तो प्लीज़ मेरे लिए एक बार आओ। यूजिन भी इस चीज़ के लिए हाँ कह देती है। फिर यूजिन जैंग की बात मान लेती है और बीजिंग के सारे कंपनीज में अपना फॉर्म अप्लाई कर देती है, और वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को भी देती है जिसमें वो सफल नहीं होती है और वो बहुत डर रही होती है। वो पूछती है तुम सिर्फ बीजिंग में ही क्यों तैयार हो, तुम चाहो तो पास वाले संघाई में भी ट्राई कर सकती हो। लेकिन यूजिन कहती है कर देती है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने कहा था कि वहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर उसको जॉब भी मिल जाती है। और जैसे ही उसका जॉब फिक्स होता है वो जैंग को फ़ोन करती है ताकि उसको बता पाए कि उसको जॉब मिल चुका है। मुझे बीजिंग में कोई भी जॉब नहीं मिला इसीलिए मैंने संघाई में कर दिया है अपना जॉब अप्लाई और मुझे नौकरी भी मिल चुकी है। संघाई का नाम सुनने के बाद जैंग तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी कहता हूँ तो तुम मेरी बातों को क्यों नहीं मानती हो। फिर वो जैंग को समझाने के लिए ट्रेन पकड़कर बीजिंग जा रही होती है। यूजिन जब ट्रेन में बैठी होती है तभी उसको जैंग का फ़ोन आता है और जैंग बोलता है कि अभी तुम कहाँ हो, मैंने तुमसे उस टाइम में बहुत दूर बात किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ट्रेन पकड़ के तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। ये सुनने के बाद तो यूजिन बोलती है क्या तुम पागल हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, मैं भी ट्रेन में बैठी हुई हूँ। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक स्टेशन पर रुकते हैं और मिलते हैं। फिर वो दोनों एक स्टेशन पे मिलते हैं और देखते ही एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन की फ्रेंड मोई उससे मिलने के लिए आई होती है। वो बताती है कि मैं और जोई एक दूसरे को काफ़ी टाइम से यानी कि हाई स्कूल से ही डेट कर रहे हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर अब जोई दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए जा रहा है और अब मोई नहीं चाहती कि वो थर्ड पार्टी बन करके किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे, और इसीलिए अब वो दूसरे कंट्री में जा करके अपना जॉब करना चाहती है।
और मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई थी ताकि मैं आखिरी बार तुमसे मिल सकूं। बातें करने के बाद वो फिर फाइनली दूसरे देश में चली जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ेंग एंगेजमेंट होती है और अपनी बहन की एंगेजमेंट फंक्शन में ज़ेंग अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि यूजिन को भी लेकर आया होता है। यूजिन जब पार्टी में आती है तो उसको पता चलता है कि ज़ेंग की बहन जिस लड़के से शादी करने वाली है वो कोई और लड़का नहीं है बल्कि उसके साथ काम जुआन ही है। अब यूजिन भी जुआन से काफ़ी सालों के बाद मिलती है। यूजिन जुआन से मिलकर के अकेले में बातें कर रही होती है। जुआन कहता है मैंने लाइफ में सेटल होने के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। जुआन कहता है मैं यू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और ये नहीं है बल्कि मैं लाइफ में अच्छी पोजीशन भी चाहता हूँ, जिसकी वजह से जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। अब यूजिन भी तो सोचने लगती है कि अगर मैं सन को बोलूँगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो कहीं वो उसके बारे में गलत तो ना सोच ले। और ये बात सुनने के बाद वो तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। इधर ज़ेंग अपनी बहन जोई से अकेले में बात कर रहा होता है। क्या तुम जॉन को अच्छी तरीके से जानती हो? तुम हमारे परिवार में इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर रही हो, कहीं जॉन ने तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें हाँ कहा होगा तो तुम क्या करोगी? ये सुनते ही वो कहती है कि जॉन उस तरीके का आदमी नहीं है। तुम भी मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि तुम्हारी अभी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं पड़ी है? जिसको सुनने के बाद ज़ेंग तो कहता है तो यूजिन ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो मेरे पीछे के पैसे नहीं पड़ी है। फिर सगाई खत्म होने के बाद ज़ेंग और यूजिन अकेले में जा रहे होते हैं। फिर यूजिन कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो और मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। जिसके बाद ज़ेन कह दो मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर हमें बाद जब यूजिन अपने काम पर होती है तब उससे मिलने के लिए उसके अंकल आए होते हैं। उसके अंकल यूजिन को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को कैंसर हो चुका है और उनकी बस सर्जरी करानी होगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ मगर उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैंने अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके मगर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और उनका इलाज करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनने के बाद ज़ेंग सोचती है अपने अंकल को दे सकती हूँ। वो अंकल को बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पैसे कुछ दिन के अंदर दे दूँगी, फिर आप मेरी मॉम का अच्छे से इलाज करवाइएगा। फिर उसके अंकल उसको बताते हैं कि मैं ज़ेंग की मॉम की फैक्ट्री में यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में चुका है और वहाँ से मैंने जो हमें धीरे धीरे करके अभी भी चुकाना बाकी है। ये बात सुनने के बाद वो जो सोच रही थी कि ज़ेंग से पैसे मांगेगी वो तो ये चीज़ को छोड़ ही देती है। अब वो जिन लोगों को भी जान रही होती है उनसे पैसे मांग रही होती है। फिर यूजिन घर पर पहुंचती है जैसे गेम खेल रहा होता है। ज़ेंग यूजिन से पूछता है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? मगर यूजिन तो उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर उसके पास ज़ेंग जाता है और बोलता है तुम मुझसे आजकल बहुत सारी बातें छुपाने लगी हो, क्या बात है मुझे बताओ। फिर वो उसके गाल पे किस करता है। मुझे पता है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी माँ को सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और तुम मुझसे पैसे मांगना नहीं चाहती हो। तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरे पैसों का इंतजाम कर दिया है, ये लो और अपनी मम्मी का इलाज करवाओ। फिर यूजिन उसको कहती है कि प्लीज़ अब तुम्हें पैसों देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। फिर ज़ेंग पूछता है कि इतने सारे पैसों का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? फिर वो बताती है कि मैं जिसके साथ काम करती थी यानी कि स्वान, मैंने उससे पैसे मांगा है और ये यही स्वान है जिसने ज़ेंग की बहन से शादी किया होता है। फिर ज़ेंग उससे पूछता है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे कोई तीसरा आदमी समझती हो? मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझसे पैसे ले सकती हो। फिर वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं जवान को ये पैसे देकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। ये कहकर वो जाने लगता है और फिर वो जवान के पास आता है और वो सारे पैसे उसके आज के बाद तुम्हें यूजिन के फिर जवान यूजिन के पास ज़ेंग काफ़ी ज़्यादा जवान को डरता है और उसके सारे पैसों को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर पर आता है। फिर ज़ेंग जब अपने घर पर आता है तो यूजिन लिया है और मुझे भी वो सारे पैसे चुकाने हैं जो तुमने मुझे दिए थे
और वो सारे पैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे करके चुका दूंगी। फिर जब फिर जब जवान फिर जब यूजिन तब तो जैन का तो पारा हाई हो जाता है और उसके वो सारे पैसे को जैन को तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पैसे हैं, मगर यूजिन तो उसको अपना पैसा समझती ही नहीं थी। जब वो उसका पासबुक देखता है तो वो तो गुस्से में उसको फाड़ ही देता है। फिर जैन गुस्से में बोलता है फिर जैन रोते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे कभी भी अपना क्यों नहीं समझती हो, तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी चीज़ तुम्हारी ही तो है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे अपना समझते ही नहीं हो, तुम तो मुझे परायों की तरह ट्रीट करती हो। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम्हें मेरे पैसे चुकाने की ज़रूरत है, तुम मुझे अपना समझते ही नहीं हो। और जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगी, अब हम दोनों उसी टाइम से उस साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। जब तक तुम मुझे अपना नहीं लोगी और अपना नहीं समझोगी, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। फिर सेंग वहाँ से चला जाता है और उसको उसकी फादर की मदद से उसको उसकी कंपनी में काफ़ी अच्छी पोजीशन मिल जाती है। जैन जब बेसिंग जा रहा होता है तो कि यूजिन उसको मैसेज या फिर कॉल ज़रूर करेगी और वो कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़कर वापस मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। लेकिन उसे यूजिन का कोई भी कॉल या फिर मगर यूजिन का तो कोई भी कॉल लग रहा था कि अगर यूजिन उसके साथ नहीं रहेगी तभी वो खुश रह सकती है, इसीलिए वो भी उसको छोड़कर चला जाता है। अब इसी तरीके से 2 साल गुजर जाते हैं। यूजिन जहाँ भी जाती है उसे जैन की याद आती है। फिर कुछ दिन के बाद वो अपने गांव के उस पुराने मंदिर में जाती है जहाँ पर जैन उसके साथ प्रेयर करने के लिए आया था, जहाँ पर लिखने के लिए काफ़ी किताबें रखी होती हैं। फिर यूजिन को याद आता है कि जैंग ने उस दिन उस किताब में कुछ लिखा था और वो उन पेपर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद पर मिल जाता है जिसमें उसने लिखा था। उस पेपर में लिखा था कि यूजिन हमेशा खुश रहे। उसमें यूजिन का नाम देख करके वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि जैंग तो मुझसे हमेशा ही प्यार करता था, मगर मैं ही उसको गलत समझ रही थी। अब उसको समझ में आ जाता है कि जैंग तो उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसके बारे में जो भी सोच रही थी वो फालतू ही सोच रही थी, जिसको सोचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पछता रही होती है। फिर वो बीजिंग जाती है ताकि स्वान को ढूंढती है कि कहाँ पर जैंग काम कर रहा है। फिर एक दिन वो जैंग को एक जगह पर देख लेती है, मगर जैंग अब भी अकेला होता है। वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो लड़की उसे समझ नहीं पाई थी। इस बात को लेकर के वो हमेशा ही सैड रहता था। फिर आखिरी में वो दोनों एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, फिर वो दोनों साथ रहते हैं। इसी तरीके से हमारा आज का मूवी खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।